लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे उसके एक एक सेक्शन के बारे में। लास्ट टाइम पर हम लोग बनाए थे ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी और इसको नाम दिया गया था ओ से ए। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ए से ए डैश तक हल्की सी तिरछी लाइन थी। ए डैश से बी, बी से सी, सी से लगभग स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन और ये डी पॉइंट था। डी पॉइंट के बाद ये हमको ई पॉइंट मिला था और यहाँ से एफ और जी पॉइंट। यहाँ पर स्ट्रेन और यहाँ पर स्ट्रेस। रिप्रेजेंट किया गया था। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। आज हम इसके एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे और इससे काफ़ी कुछ निकल के आएगा। जैसा सबसे पहले हम यहाँ से पकड़ते हैं पॉइंट ओ से लेकर के ए तक। सबसे पहले ओ ए के बारे में हम बात करेंगे। इसी को हम फिर से एक बार बनाएं। यहाँ पर ये पॉइंट आपका ओ, जिसको हम कहेंगे ओरिजिन पॉइंट। ओ से ए तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है। लीनियर होने के साथ साथ देखा जाए, अगर ए पॉइंट को हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। ए जो है प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट और ए डैश जो है ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। ओ से ए तक रेखा बिल्कुल सीधी जाती है, जबकि ए से ए डैश तक हल्की सी तिरछी हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। ऐसे केस में जो हमको सीधी रेखा प्राप्त होती है ये बिल्कुल लीनियर है, यानी कि हम कह सकते हैं लीनियर इलास्टिक है। और यहाँ से ये लीनियर नहीं होता है, यानी कि सीधी रेखा में नहीं होता है, इसलिए ए से ए डैश तक को हम कहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक। यहाँ से देखा जाए, अगर हम कह दें कि ये हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पर स्ट्रेस का मान, यानी कि ये दूरी, ये ऊंचाई सिग्मा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए पॉइंट तक के बीच की ये वाली दूरी, ये स्ट्रेन है। ये वाली दूरी स्ट्रेन है और ये वाली जो ऊंचाई है ये हमारी स्ट्रेस है। क्योंकि पॉइंट ए आपका इलास्टिक लिमिट के भीतर है, इलास्टिक लिमिट के ए डैश के भीतर है, इसलिए यहाँ पर हुक का नियम लागू होगा। अगर हम यहाँ पर कह दें कि इसका झुकाव थीटा है, तो आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा बराबर, इस त्रिभुज में आ जाइए ओ ए, और इसको सपोज दैट हम पी मान लेते हैं। तो ओ ए पी में टैन थीटा इज इक्वल टू होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, यानी कि लंब बटा आधार। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन का मान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। यानी कि ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो ई है ये किसी पदार्थ के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और ये इलास्टिक लिमिट के भीतर ही वर्केबल होता है, उसके भीतर ही कार्य करता है। यहाँ पर देखा जाए, अगर हम इस टर्म को थोड़ी देर के लिए हाइड करें तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि टैन थीटा इज इक्वल टू ई, यानी कि हम अब ये रीड करना चाहते हैं कि ई का मान कब बढ़ेगा, कोई पदार्थ कब ज़्यादा इलास्टिक होगा, ये रीड करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि थीटा की रेंज अगर हम देखें तो टैन थीटा में 0 डिग्री के लिए टैन थीटा का मान 0, 30 डिग्री के लिए टैन थीटा का मान 1/√3, 45 डिग्री के लिए 1, ऐसे ही 60 डिग्री के लिए √3, ऐसे ही 90 डिग्री के लिए इनफाइनाइट होता है। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ ये मिल रहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे टैन थीटा का मान बढ़ता हुआ जा रहा है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये थीटा हैं और ये जो वैल्यू है ये टैन थीटा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए थीटा बढ़ने से टैन थीटा के मान बढ़ते जा रहे हैं। यानी अगर थीटा बढ़ेगा
तो tan थीटा बढ़ेगा, और ये अगर वैल्यू बढ़ती तो इसका मतलब है कि ई का मान बढ़ जाएगा, यानी कि थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और अगर tan थीटा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है ई का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि ई का मान तब बढ़ेगा जब थीटा का मान बढ़ेगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात आई कि अगर हम इन चीज़ों को देखें तो यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि इस टर्म से हमको ये निष्कर्ष मिलता है कि अगर हम कहें कि थीटा और ई के बीच में कुछ संबंध है, अगर थीटा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ई बढ़ेगा, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ई तब बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा, यानी कि अगर ये झुकाव बढ़ेगा तो पदार्थ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के लिए थीटा का मान जितना ज़्यादा होगा वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम इस तरह से ढेर सारे आरेख बना दें, सपोज दैट एक आरेख इधर गया, इसको बोला गया 1 नंबर, उसके बाद ये बोल दिया गया ये 2 नंबर, ये बोल दिया गया 3 नंबर। इस तरह से कोई आरेख बना है अलग अलग पदार्थों के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में के बीच में ये आरेख बना हुआ है, और आपसे सीधे पूछ लिया जाए कि इन तीनों मटेरियल्स में कौन सा पदार्थ ज़्यादा इलास्टिक है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से ये जो थीटा है, थीटा कहाँ से नापना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्स एक्सिस से यानी कि स्ट्रेन वाली एक्सिस से आपको थीटा नापना है। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पर देखा जाए तो थीटा का मान सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो पता लगेगा कि मटेरियल नंबर 1 के लिए थीटा का मान सबसे कम, 2 के लिए उससे ज़्यादा और 3 के लिए सबसे ज़्यादा है। इसलिए मटेरियल नंबर 3 की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि 1 की सबसे कम, 2 की उससे ज़्यादा और 3 की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये आगे हम देखते हैं इसमें। इसी चीज़ को अगर आगे देखा जाए तो यदि किसी पदार्थ के लिए थीटा का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, यदि थीटा का मान 0 हो जाएगा यानी कि पदार्थ बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा, लीनियर हो जाएगा, इसका जो डायग्राम होगा वो लीनियर हो जाएगा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा बराबर 0 हो गया। यानी कि थीटा बराबर 0 हो गया तो पदार्थ कौन सा होगा, अगर किसी पदार्थ के लिए थीटा बराबर 0 हो गया तो जाहिर सी बात है कि tan थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी कि उस पदार्थ के लिए ई बराबर भी 0 हो जाएगा। अभी जैसे हम बात किए थे कि tan थीटा बराबर ई, यानी कि tan थीटा बराबर 0, तो इसका मतलब है ई बराबर भी 0। ई बराबर 0 वह पदार्थ जिसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 0 होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जो बिना बल लगाए ही विकृति जनरेट कर दे, यानी कि बिना बल लगाए ही विकृति जनरेट कर दे, ऐसा कौन सा पदार्थ हो सकता है, तो ऐसा केवल एक पदार्थ होता है जिसका नाम है आइडियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी पदार्थ के लिए थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 यानी कि लीनियर डायग्राम बन रहा हो, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से थीटा बराबर 0 हो, तो ऐसे पदार्थ के लिए ई का मान 0 होता है, यानी कि आइडियल फ्लूइड के लिए ई का मान, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 0 होता है। आगे देखते हैं, दूसरी चीज देख लेते हैं यहीं पर। अगर किसी पदार्थ के लिए डायग्राम आपका बिल्कुल ऐसा बन जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर डायग्राम आपका बिल्कुल ऊपर की ओर बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि tan थीटा बराबर इनफाइनाइट। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो tan 90 का मान इनफाइनाइट, यानी कि यही मान ई के बराबर होता है। यानी कि ऐसा कोई पदार्थ जिसके लिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। यानी कि अगर हम इधर स्ट्रेस दिखाएं इधर में स्ट्रेन दिखाएं तो इस डायग्राम का क्या मकसद निकला, इस डायग्राम का मकसद ये निकला कि ऐसी बॉडी जिस पर आप बल लगाते चले जाइए, चाहे जितना स्ट्रेस जनरेट कर लीजिए, लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें विकृति जनरेट नहीं होगी, ना ही इलास्टिक ना ही प्लास्टिक, किसी प्रकार की विकृति जनरेट नहीं होगी। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ये दोनों चीज़ें नोट करने लायक हैं। पहला कि
फ्लूइड के लिए यानी कि आइडियल फ्लूइड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मान कितना होता है? तो आइडियल फ्लूइड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 0, जबकि रिजिड बॉडी के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान इनफाइनाइट होता है। अब आइए देखते हैं इसके बाद एक ग्राफ और बनता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। देखा जाए रबर, रबर के लिए अगर हम देखें तो रबर एक ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर हम बल लगाते हैं, बहुत कम बल लगाने से ही उसमें विकृति का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रबर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिए। रबर का जो ग्राफ बनता है ये ऊपर की ओर से ना मुड़ करके हल्का सा नीचे की ओर से मुड़ता है। ये यहाँ से कुछ दूरी तक बिल्कुल सीधा होता है, उसके बाद इसका ग्राफ सीधा नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि इस रबर को यहाँ से छोड़ दिया जाए, यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, यहाँ से बल को हटा लिया जाए, तो फिर से अपने ओरिजिन पोजीशन में आ जाता है, ओ तक आ जाता है। यानी कि ओ से ले करके ए और ए से ले करके बी तक अगर हम बात करें तो ओ से ले करके बी तक ये पूरी तरह से इलास्टिक होता है। चूँकि ओ से ए तक इसमें सीधी रेखा होती है, इसलिए इसको हम लीनियर कहते हैं, इतने जोन को लीनियर इलास्टिक। जबकि यहाँ ए से लेकर के बी तक को हम कहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक। रबर के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा गया, रबर है, ऑप्शन है आपके पास लीनियर इलास्टिक मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, या तीसरा ऑप्शन है बोथ, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ। आपको हम बता दें क्या लगाना है ऑप्शन में। रबर दोनों प्रकार का है, लीनियर इलास्टिक भी है और नॉन लीनियर इलास्टिक भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉन लीनियर इलास्टिक जोन जो है ये लीनियर इलास्टिक जोन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम रबर को लीनियर इलास्टिक मटेरियल के बजाय नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि रबर में नॉन लीनियर इलास्टिक जोन जो है ये लीनियर इलास्टिक जोन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए रबर को नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर से पूछा गया कि क्या रबर के लिए हुक का नियम लागू होता है? क्या रबर के लिए हुक का नियम लागू होता है? तो हुक का नियम लागू करने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए, जिसमें से पहली शर्त है मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक, मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक। दूसरा है कि मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, तीसरा है मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक। तो यहां पर हम होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस क्या होते हैं और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं। यदि कोई पदार्थ लीनियर इलास्टिक है, होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, तभी हुक का नियम लागू होता है। यानी कि अगर पूछा जाए रबर के लिए हुक का नियम लागू होगा तो आपका जवाब होगा कि कुछ रेंज तक ही केवल हुक का नियम लागू होगा, बाकी पूरे पदार्थ के लिए रबर में हुक का नियम लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 रबर के लिए पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रबर की जो इलास्टिसिटी है वो स्टील की तुलना में ज़्यादा है या कम है। अगर हम बात करें यहाँ पर थीटा का मान किसके लिए ज़्यादा होता है, जिसके लिए थीटा का मान ज़्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी सिंपल सी बात है ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखा जाए थीटा का मान जिसके लिए भी ज़्यादा, कैसे निकालेंगे? अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाएं और किसी बॉडी को ले, उसके बीच में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करें, ज़्यादा बल लगाने पर, बल ज़्यादा लगाया गया यानी कि स्ट्रेस ज़्यादा है और उस पर कम विकृति मिल रही है। ज़्यादा बल लगाने पर यानी कि वाई एक्सिस की ओर डिफॉर्मेशन ज़्यादा, एक्स एक्सिस की ओर डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ये ऐसे केस में हम कहेंगे कि ज़्यादा बल लगाने पर डिफॉर्मेशन कम मिल रहा है। तो यानी कि आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा और थीटा का मान ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा? जब किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बल लगाएं और बहुत ज़्यादा बल लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन का मान बहुत कम हो। जितना कम से कम डिफॉर्मेशन होगा उसके लिए थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रेस की ओर झुकाव इस ग्राफ का ज़्यादा होगा, स्ट्रेन की ओर कम होगा। अगर किसी बॉडी पर बल कम लगाएं और डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा हो, यानी कि वाई एक्सिस की ओर झुकाव कम और एक्स एक्सिस की ओर झुकाव ज़्यादा हो। यहाँ पर देखें, अगर इस पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम है। ऊंचाई कम का मतलब है स्ट्रेस का मान कम है लेकिन स्ट्रेन का मान ज़्यादा है।
तो यहाँ पर थीटा का मान कम होगा। अगर हम कहें यहाँ पर θ1 और θ2 में मटेरियल नंबर 1 कहता है कि हम कम बल पर ज़्यादा डिफॉर्म हो सकते हैं, जबकि मटेरियल नंबर 2 कहता है कि हम ज़्यादा बल पर कम डिफॉर्म होते हैं, तो आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से ज़्यादा इलास्टिक है। तो आप बताएंगे 1 नंबर और 2 नंबर में जिसके लिए थीटा का मान ज़्यादा होगा वह पदार्थ ज़्यादा इलास्टिक होगा। यानी कि अगर हम कहें कंपैरिजन करिए कि स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो साफ साफ बताएंगे आप, बिल्कुल बिना हिचक के आप सोचेंगे ऐसा कौन सा पदार्थ है जिस पर हम खूब बल लगाएं और उसमें कम से कम डिफॉर्मेशन हो। जिसमें कम से कम डिफॉर्मेशन होगा वो आपका सही आंसर है, यानी कि वह ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो आप बता सकते हैं रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। जाहिर सी बात है स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि आपको जितने भी ऑप्शंस मिलें, वाटर को छोड़ करके, आइडियल फ्लूइड को छोड़ करके, बाकी पदार्थों में जैसे रेंज दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, और एक रबर आखिरी ऑप्शन दे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम इलास्टिसिटी इन सारे मटेरियल्स में रबर की ही होगी, और ज़्यादातर केस में स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी कौन से पदार्थ की होती है, तो आपका ऑप्शन सही होगा रिजिड बॉडी, और सबसे कम किसकी होगी? आइडियल फ्लूइड की। यहाँ पर देखने वाली बात अब क्या थी, ओ से लेकर के हम ए तक पहुँच गए और हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा हुक का नियम किसके लिए लागू होता है। तो अगर हम आपसे बात करें तो हुक का नियम, अगर कोई पदार्थ इलास्टिक है और उसकी रेखा सीधी जा रही है तो इसके लिए हुक का नियम लागू हो गया, यानी कि हुक स्लाइड वैलिड फॉर लीनियर इलास्टिक। अगर आपका ग्राफ नीचे से जा रहा है या आपका ग्राफ ऊपर से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इन दोनों केसेस के लिए हुक का नियम लागू नहीं होगा, केवल लीनियर इलास्टिक के लिए लागू होगा। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है तो मैं उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। ध्यान रखिएगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ओ से ए तक जाते हैं तब भी पदार्थ इलास्टिक है और ओ से ए डैश तक जाते हैं तब भी पदार्थ इलास्टिक है। हुक का नियम कहाँ तक काम करता है, तो आप बताएंगे हुक का नियम ओ से लेकर के ए डैश तक काम करता है। लेकिन हुक का नियम कहाँ तक अच्छे से कार्य करता है, तो आपका ऑप्शन होगा ओ से ए तक। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई भी दिया है। तो यहां तक हुक का नियम बिल्कुल अच्छे से काम करता है, जबकि यहां तक हुक का नियम कार्य करता है, लेकिन इसके बीच में हुक का नियम प्रॉपरली कार्य नहीं करता है। आइए हम अगले जोन के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक कि आप ओ से ए तक के बीच में सभी चीज़ें समझ गए हैं कि थीटा कब वेरी करेगा, कब नहीं वेरी करेगा, और कैसे आप पता करेंगे कौन सा पदार्थ इलास्टिक है और कौन सा पदार्थ इलास्टिक नहीं है। अब हम पहुंचते हैं ए से ए डैश के बीच में। अगर हम ए से ए डैश के बीच में जाते हैं तो इसको कहा जाता है नॉन लीनियर इलास्टिक जोन। ये क्या था? लीनियर इलास्टिक जोन था, और ये है आपका नॉन लीनियर इलास्टिक जोन। इस जोन में हुक का नियम पूरी तरह से कार्य नहीं करता है, लेकिन कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछे खाना खाया हो तो बोलेगा हाँ खाना खाया है, पेट भरा है कि नहीं भरा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर भी काम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये डाउटफुल है। यानी कि इसके बीच में हुक का नियम पूरी तरह से कार्य नहीं करता है। अब हम पहुँचते हैं ए डैश से बी के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं ये आपका इलास्टोप्लास्टिक जोन है। ए डैश से बी के बीच में यहाँ पर अगर हम फिर से इसको बनाएं, इस तरह से ग्राफ बनाएं, तो आप बिल्कुल एक ही चीज़ देखते जाइए। अगर हम इस ए डैश पॉइंट को यहाँ पर स्टार्टिंग में डाल दें और एक ग्राफ बना दें ऐसे, और यहाँ पर लिख दें बी, आप केवल एक चीज़ देखेंगे कि थीटा का मान का मतलब है ग्राफ के अलग अलग बिंदुओं पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएं, ए डैश पर जाएं, तो ए डैश पर अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचें तो शायद यहाँ पर ये इस लाइन को, इस कर्व को θ1 डिग्री पर काटेगा। अगर हम इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएं, एक और पॉइंट माने यहाँ पर, और यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचें, तो यहाँ पर शायद थीटा का मान कुछ कम हुआ θ1 से। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर θ3 मिलेगा और इसका मान और भी कम होगा, और जाते जाते अगर हम इस सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको एक हॉरिजेंटल लाइन मिल जाएगी और थीटा का मान 0 हो जाएगा। यानी कि थीटा का मान 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर पदार्थ आपका आइडियल फ्लूइड हो जाएगा, नहीं।
यहाँ पर थीटा का मान देखा जाए, थीटा का मान मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी का मान सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम ए डैश से बी की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा 2 का मान थीटा 1 से कम, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान जाहिर सी बात है यहाँ से घटा। तीसरे वाले केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मान और घटा, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। जैसे जैसे हम ए डैश से बी की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा का मान घटता चला जा रहा है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है। और पॉइंट बी पर थीटा का मान 0 होने का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 0 हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? बी पर। यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी भरपूर मात्रा में थी और यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ से एक ही चीज़ परिवर्तित हुई है। क्या परिवर्तित हुई है? E बराबर E से E बराबर 0 हो गया, यानी कि इलास्टिसिटी का मान कम हुआ, जबकि यहाँ पर प्लास्टिसिटी 0 थी और यहाँ पर प्लास्टिसिटी 100% हो गई, यानी कि इलास्टिसिटी का प्लास्टिसिटी में कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए इस जोन को कहा जाता है इलास्टोप्लास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई कर्व मिले आपको तो आप ऐसे कर्व को, अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस कर्व डिनोट्स, तो आप बताएंगे या तो लिखेंगे सेमी प्लास्टिक या सेमी इलास्टिक, या इसको हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक। ध्यान रखना है, ऐसा कर्व मिलने से आप इलास्टोप्लास्टिक लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर यील्ड पॉइंट दर्शाया गया हो तो आप यहाँ पर यील्ड पॉइंट देखेंगे, जो बी पॉइंट है जहाँ पर इलास्टिसिटी समाप्त हो जा रही है, उसके बाद आपका यील्डिंग जोन स्टार्ट होता है। इस बी पॉइंट को हम लोग अपर यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। अगला जो आपका सेक्शन है बी से सी, बी से सी, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लोड का मान कम करने के बावजूद भी पदार्थ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है और पीछे वापस आने का नाम बिल्कुल नहीं लेता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन का मतलब यहाँ पर देखा जाए, यदि कर्व आपका बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में इस तरह से कर्व पूछ लिया जाए, एक लाइन बिल्कुल ऊपर की ओर गई और यहाँ से ऐसे मुड़ गई, तो ध्यान रखिएगा ये लाइन डिनोट कर दी है कि ये प्लास्टिक है, जबकि ये लाइन डिनोट करती है कि ये रिजिड है। यहाँ से यहाँ तक पदार्थ रिजिड था और यहाँ के बाद ये प्लास्टिक शो कर रहा है, यानी कि हम इसका नाम लिख सकते हैं रिजिडो प्लास्टिक। इसका नाम हो सकता है रिजिडो प्लास्टिक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो रिजिडो और फिर इसके बाद ये प्लास्टिक आ जाएगा। तो ऐसे अगर ग्राफ बना हुआ तो आपने नाम लिख सकते हैं रिजिडो प्लास्टिक। लेकिन अगर यहाँ से ये हॉरिजेंटल लाइन मिल जाती है, सी से डी जैसे लाइन की बनाई गई है, तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट प्लास्टिक। परफेक्ट प्लास्टिक का मतलब है कांस्टेंट स्ट्रेस पर यदि पदार्थ में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट प्लास्टिक। यानी कि यहाँ से अगर ग्राफ में इस तरह से लाइन ना बन के बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन बनी हो इस तरह से, तो इसको आप रिजिडो प्लास्टिक कहेंगे। रिजिडो प्लास्टिक में ये कहेंगे, लेकिन इसको आप कह सकते हैं रिजिडो परफेक्ट प्लास्टिक। रिजिडो परफेक्ट प्लास्टिक इसका नाम दे सकते हैं। कहीं पर रिजिडो परफेक्ट प्लास्टिक ना लिख करके इसको केवल परफेक्ट प्लास्टिक ही लिख दिया जाता है, तब भी आप इसका ऑप्शन सही करेंगे, परफेक्ट प्लास्टिक। तो ये परफेक्ट प्लास्टिक भी है या रिजिडो परफेक्ट प्लास्टिक है, या कहीं कहीं पर रिजिडो प्लास्टिक का भी ऑप्शन देता है, तब भी आपको इसको सही करना है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि डी से ई के बारे में, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहा जाता है। ई से एफ तक के बीच के इस जोन को कहा जाता है नेकिंग जोन, और एफ से जी तक के बीच की जोन को कहा जाता है ब्रेकिंग जोन। बाकी चीज़ों के बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है, इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है, अच्छा लगता है। और इस लॉकडाउन में आपका भी मनोबल बढ़ाने के लिए हम भी कुछ सोचा ये कर लें। आप लोग अपने क्वेश्चन और क्वारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं फुर्सत में हूँ थोड़ा सा, और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी आपको समस्याएं हैं उसको आप पूछ सकते हैं। आइए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताएंगे कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। सबसे पहले आपको हम बिल्कुल एक सिंपल सी परिभाषा देते हैं। आपको डिफॉर्मेशन पकड़ना है। कौन सा डिफॉर्मेशन? जैसे कि आपके पास होता है नंबर 1 इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नंबर 2 होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन,
और नंबर 3 होता है इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इनमें से हमको इलास्टिक से मतलब नहीं है, हमको इलास्टोप्लास्टिक से नहीं मतलब है, हमको केवल मतलब है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से। यदि आप किसी भी पदार्थ की डक्टिलिटी चेक करना चाहते हैं या ब्रिटलनेस चेक करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि पदार्थ डक्टाइल है या ब्रिटिल है, मात्र देखने से आप कैसे पता पाएंगे कि पदार्थ डक्टाइल या ब्रिटिल है, तो आपको ये जानना होगा कि उस पदार्थ में किस प्रकार का डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है या प्लास्टिक है या इलास्टोप्लास्टिक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर हम कह दें अगर हम सपोज दैट यहां पर एक स्टील की छड़ ले लें और स्टील की इस छड़ की लंबाई सपोज दैट 100 सेंटीमीटर ले लें और इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएं। ध्यान रखना है, डक्टिलिटी की जो चेकिंग होती है ये टेंसाइल फोर्स लगा करके ही होती है। टेंसाइल फोर्स लगाइए, सपोज दैट इसका एक सिरा आप फिक्स करके दूसरी तरफ टेंसाइल फोर्स लगाइए और टेंसाइल फोर्स लगा करके इसको आप तब तक खींचिए जब तक कि ये टूट ना जाए। अप टू ब्रेकिंग पॉइंट तक इसको आपको खींचना है। देखेंगे कि अगर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो आप इसको खींचते जाएंगे, ये लगभग यहाँ से 21 सेंटीमीटर और आगे फैलेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं से ब्रेक कर जाएगी। आपको ये देखना है कि जब यहाँ से ये ब्रेक करेगी तो क्या ये सिकुड़ करके फिर से 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको उत्तर ये मिलता है कि ब्रेक होने के बाद फिर से सिकुड़ करके 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो इलास्टिक था, प्लास्टिक नहीं था। लेकिन अगर ये टूटने के बाद इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 121 सेंटीमीटर हो जाती है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर लंबाई पहले थी और 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ गई, जो कि सिकुड़ी नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इस 21 सेंटीमीटर को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। अगर ये 100 में 21 है तो हम इसको परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं 21%। ध्यान रखना है कौन सा डिफॉर्मेशन है, ये 21% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ना सिकुड़ने वाला डिफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से एक छड़ और ले लें और दूसरी छड़ लेते हैं रबर की, और रबर के ऊपर अगर हम देखें कि ये 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ थी, इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएं तो हो सकता है टेंसाइल फोर्स लगा करके हम इसकी लंबाई को बहुत बढ़ा ले जाए, हो सकता है कि 200 या 300 हो जाए। 100 सेंटीमीटर पहले था, इसकी लंबाई और बढ़ गई, 300 सेंटीमीटर और बढ़ गई, सपोज दैट हम इसको 300 सेंटीमीटर बढ़ा के ले रहे हैं और यहाँ पर फोर्स लगाते लगाते ये अचानक ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये रबर है और ये पूरी तरह से इलास्टिक है, तो रबर को अगर आप देखें, इतना बड़ा सा रबर है, इसको खींचें यहाँ से यहाँ तक कर ले जाएं और जैसे बीच से टूटेगा तो जो इसकी टोटल लंबाई है वो फिर से सिकुड़ करके जितनी पहले थी उतनी ही हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर ये 100 लिया गया है और ये सपोज दैट हम 80 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये टूटने के बाद 80 सेंटीमीटर सिकुड़ करके फिर से 100 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 80 सेंटीमीटर की वृद्धि है या 80% की वृद्धि है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये सिकुड़ जा रही है, इसलिए ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, रबर में ब्रेकिंग के दौरान जो डिफॉर्मेशन होता है, जो इसमें इलांगेशन होता है, वो प्लास्टिक नहीं होता, वो कौन सा होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ऐसे हम किसी और भी एग्जांपल को ले लें और यहाँ पर देखें, सपोज दैट हम ग्लास को ले लें और ग्लास के ऊपर अगर हम लोड लगाते हैं तो देखेंगे ग्लास के ऊपर लोड लगाने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं होता और ये यहीं पर ब्रेक हो जाता है। यानी कि इसमें 0% इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और 0% ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। जबकि रबर में देखा जाए तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन 80% है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 0% है। और स्टील में देखा जाए तो यहाँ पर प्लास्टिक 21% है और इलास्टिक डिफॉर्मेशन 0% है। इन तीनों से क्या रिजल्ट निकल रहा है? इन तीनों से रिजल्ट ये निकल रहा है कि हम केवल अपना कॉन्सेप्ट, अपना जो कंसिडरेशन है वो हम केवल और केवल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर ले जाएंगे। ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जिन पर टेंसाइल फोर्स लगा करके उनमें 5% या इससे ज़्यादा 5% या इससे ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। एक लाइन में आप परिभाषा याद करेंगे, डक्टाइल मटेरियल किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किससे ज़्यादा है? या तो ज़्यादा है या तो बराबर है 5% से, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाएगा डक्टाइल। लेकिन यदि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान कम हो गया 5% से, तो ऐसे पदार्थ को हम ब्रिटल कह देंगे। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर 5% से ज़्यादा है या 5% है तो उसे हम बोलेंगे डक्टाइल, और 5% से कम हो गया तो उसे हम ब्रिटल कह देंगे, सिंपल सी भाषा में। अब एक बहुत ही अनोखा क्वेश्चन पूछा जाता है, रबर क्या है? आप लोग लगाते हैं कि रबर डक्टाइल मटेरियल है। क्यों डक्टाइल है भैया? रबर इज़ ए डक्टाइल मटेरियल, ऐसा आपके दिमाग में रहता है चूंकि रबर पर हम बल लगाते हैं और रबर खूब फैल जाता है, और आपके दिमाग में ये रहता है कि रबर बहुत ज़्यादा इलास्टिक है और बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। ध्यान रखना है, चाहे वो रबर हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें आपको कंसीडर करना है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या रबर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है? तो आंसर मिलता है कि रबर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान 0 है। यानी कि रबर में यदि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान 0 है, यानी कि ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे पदार्थ को हम ब्रिटल कहने में संकोच नहीं कर सकते। ऐसे पदार्थ को हम तुरंत कहेंगे ब्रिटल है। और आप आज से नोट कर लीजिए कि रबर एक ब्रिटल मटेरियल है। रबर एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल से भी ज़्यादा अगर आप कहना चाहें तो इसे परफेक्ट ब्रिटल भी कह सकते हैं। रबर इज ए ब्रिटल मटेरियल। आप कभी भी अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आप रबर को ब्रिटल लगा के ही आएगा, कोई भी बंदा डक्टाइल लगा के नहीं आएगा। आइए और आगे बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर इस तरह से कर्व बना हो आपके सामने, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आपके सामने बना हो, तो आप बड़े इजी वे में पहचान सकते हैं कौन सा पदार्थ डक्टाइल है और कौन सा पदार्थ ब्रिटल है। अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 5%, तो हम एक लाइन बना ले रहे हैं। जो पदार्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ और जा करके यहाँ पर टूट गया, यानी कि ये 5% के पहले ही ब्रेक हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें टोटल डिफॉर्मेशन ही 5% से कम है, तो इसका मतलब है कि वो ब्रिटल ही होगा। अगर कोई भी पदार्थ इस तरह से गया और ये इस बाउंड्री लाइन को टच कर लिया, इसका मतलब वो डक्टाइल हो गया। लेकिन ध्यान रहे वो इलास्टिक नहीं होना चाहिए यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर टूटने की बजाय अगर सिकुड़ जाता है तब वो डक्टाइल नहीं होगा। जैसे हम रबर के केस में देखें, रबर को जब खींचा जाता है तो यहाँ से यहाँ तक फैलता है, बहुत ज़्यादा दूरी तक फैलता है, लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये टूट करके फिर से वापस चला आता है 0% पर। यानी कि ये कहें कि रबर में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन टूटने के बाद ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसलिए यह एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, और इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण रबर को हम डक्टाइल मटेरियल नहीं कह सकते हैं। अगर कोई पदार्थ इस तरह से और आगे चला जाता है, यहाँ पर जाकर टूटता है, इसका मतलब है इसकी डक्टिलिटी है, ये 5% से आगे और डक्टाइल मटेरियल है। अगर इस तरीके से ढेर सारे फिगर आपके पास बना दिए जाएं तो आप क्या देखेंगे, कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। अगर इस तरह से आपके सामने कर्व बनाया जाए और आपसे पूछा है कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, तो आप फटाक से बताएंगे कि जो एक्स एक्सिस की ओर सबसे आगे निकल गया है उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन रबर को ध्यान में रखना है, रबर एक धोखेबाज मटेरियल है, ये आपको धोखा दे सकता है, सबसे आगे रहेगा लेकिन डक्टाइल नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर ढेर सारे ग्राफ आपके सामने हैं, 1 2 3 4 लिख दिया जाए, नाम लिख दिया जाए 1 2 3 4 और 5, तो आप बताएंगे 5 नंबर इन सब में से डक्टाइल है।
हाँ, ध्यान रखिएगा, यदि किसी पदार्थ में ग्राफ ऐसे यहीं से सीधे ऊपर की ओर जाए और यहीं से अचानक टूट जाए, ऊपर की ओर जाए और अचानक टूट जाता है, तो ये जो ग्राफ आपका 6 नंबर बन रहा है, यहां से यहां तक गया और इसमें डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, 0% डिफॉर्मेशन हुआ, 0% डिफॉर्मेशन पर ही ये टूट गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रिजिड था और यहाँ के बाद ये टूट गया। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं रिजिडो ब्रिटल। क्या बोलेंगे? रिजिडो ब्रिटल। 6 नंबर जो है ये आपका रिजिडो ब्रिटल है, जबकि 2 नंबर आपका केवल ब्रिटल कहा जाएगा। 3, 4 और 1, 1, 3 और 4 ये तीनों आपके डक्टाइल हैं, 5 नंबर भी डक्टाइल है, जबकि ये रबर जो है ये आपका एक ब्रिटल मटेरियल है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कौन सा पदार्थ डक्टाइल है और कौन सा ब्रिटल है। एक छोटी सी और चीज़ हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं ये आपकी किताबों में अलग तरीके से परिभाषित किए गए हैं, या आपने जो पढ़ा होगा उसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ को खींच करके उसे अस्थायी रूप से पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। बात वही है, यदि हम किसी पदार्थ में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर ले जाते हैं तभी वो पतले तार के रूप में बनेगा। जैसे हम रबर के बारे में बात करें, ये सपोज दैट जो मार्कर है ये रबर का बना हुआ है, और अगर हम कहें कि इसको खींच करके यहाँ से यहाँ लंबा कर लें तो लंबा तो हो जाएगा, जब तक फोर्स लगाए रहेंगे तब तक ये लंबा रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे या इसको खींच करके तोड़ेंगे, वैसे ही फिर से इसका क्रॉस सेक्शन पहले जैसा हो जाएगा। यानी कि इस रबर को हम पतले तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। तो एक बार हम फिर से परिभाषा को डिफाइन करेंगे कि डक्टिलिटी क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स लगा करके उसे अस्थायी रूप से पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। यदि पदार्थ को पतले तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है तो उसे हम ब्रिटल मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कारगर आपका ये पोर्शन है, आप इससे ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं। यदि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान 5% या 5% से ज़्यादा है तो आप उसे कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसे कहेंगे डक्टाइल मटेरियल, और 5% से कम है तो उसे आप कहेंगे ब्रिटल मटेरियल। कन्फ्यूज़न ये रहता है 5% वाला क्या, तो आप सिंपल सी भाषा में याद करिए कि 17 नंबर पाने वाला क्या, 17 या उससे ज़्यादा पाने वाला पास, और 17 नंबर से कम पाने वाला फेल होता है। यानी कि 5% पाने वाला पास हो जाएगा, यानी कि उसको हम डक्टाइल मटेरियल कह सकते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल की खास बात क्या है, थोड़ा सा इस पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं ये अचानक फेल नहीं होते हैं। डक्टाइल मटेरियल जो भी होते हैं ये पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं, फिर इनमें यील्ड पॉइंट आता है, और यील्ड पॉइंट का मतलब ये आपको संकेत देते हैं फेल होने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने का मतलब आपको सूचना देते हैं कि हम फेल होने वाले हैं, इसलिए हम इनको इन्फॉर्मेबल भी मटेरियल भी कहते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो डक्टाइल मटेरियल ही होते हैं। जो पदार्थ जितना ज़्यादा डक्टाइल होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको इस लेक्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरी बात, हम हर लेक्चर के बाद इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी भेजते हैं। इसका हैंड रिटन PDF रहता है, उसमें आप लोग उसको डाउनलोड करें और देखें ज़रूर। जो हम पढ़ाते हैं इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, आप लोग उसको डाउनलोड करें और उसे पढ़ें। थैंक यू।